Hello friends, welcome back to the channel Only UGC Net Education, and as you know that we are discussing the paper 1 of June 2019, and in our part 1 we have already discussed the first 20 questions of June 2019 question paper, and in our today's video lecture we start our discussion with the question 21. Fine, so let's start with the question. So question number 21, the reasoning which would be helpful in finding the new knowledge of the facts about the world is, this is the inductive reasoning. Inductive reasoning is more helpful in finding the new knowledge of the facts about the world. Inductive reasoning में you go from the specific instance to the journal laws. ठीक है, specific to आप journal जाते हो, that is your inductive reasoning, और इसका vice versa आपका क्या है, deductive reasoning. ठीक है, जर्नल से स्पेसिफिक पे जाते हो इन डिडक्टिव रीजनिंग. सो डिडक्टिव ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं इन फाइंडिंग आउट द न्यू नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, एंड स्पेकुलेटिव मीन्स काल्पनिक, जो इमेजिनरी हो, जो फिक्शियस हो, तो ये भी हेल्पफुल नहीं होती है. एंड एनालॉजिकल मीन्स बाय एनालॉगी. एनालॉगी से हमारा मतलब है कंपैरिजन. ठीक है, थ्रू कंपैरिजन फॉर द क्लैरिफिकेशन और द एक्सप्लेनेशन. तो analogy is not the answer, deductive is not the answer, speculative is not the answer. Answer is inductive reasoning. Inductive reasoning is more helpful in finding the new knowledge of facts about the world. Okay. Now question 22. A person incurs 10% loss by selling a watch for rupees 1800. 1800 में उसको अगर सेल करता है 10% लॉस होता है. उसको उस वॉच को कितने प्राइस में बेचना चाहिए, कितने में उसको सेल करना चाहिए ताकि उसको जो है 10% प्रॉफिट हो जाए. बहुत इजी क्वेश्चन है. हम मान के एज्यूम करके चलेंगे 100. ठीक है, तो यहाँ पे 10% लॉस का मतलब, 10% लॉस का क्या मतलब है, 10% ऑफ 100 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, आपको लॉस हो रहा है तो उसको फिर माइनस भी करना है, तो 90. ठीक है, 100 माइनस 10 90. और 10% प्रॉफिट का मतलब है अगर मतलब 110. ठीक है, इतना आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा, आई होप सो. तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1800 आपको दे रखा है. न्यू एसपी आपको बताना है कि कितने में उसको बेचना चाहिए ताकि उसको 10% प्रॉफिट हो जाए. तो ठीक है, 1800 यहाँ पे गिवन है, 1800 और प्रॉफिट उसको 10% का चाहिए, तो 110 अभी हमने ऊपर निकाला है, और लॉस कितना 90. तो इसको हम सॉल्व कर देंगे. ठीक है, 90 9 टू 18 और ये दिस. अब 11 को 200 से करोगे यू विल गेट 2200. दैट मीन्स उस पर्सन को वॉच को 2200 रुपीज में सेल करना चाहिए टू मेक द प्रॉफिट और टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10%. फाइन. ओके. नाउ क्वेश्चन 23. और आपको मैच करना है. दो सेट्स गिवन है. सेट 1 में आपको गिवन है टाइप ऑफ द लिसनर, सेट 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है. यहाँ पे नॉन लिसनर, मार्जिनल, इवैल्यूएटिव, एक्टिव लिसनर गिवन है. इधर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेट 2 मैच करना है. तो फर्स्ट है इज इंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन अदर देन नीडेड, रिसीव्स इंफॉर्मेशन. ओके, ये हो जाएगा आपका नॉन लिसनर. नॉन लिसनर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो नॉन लिसनर जो मतलब ध्यान से नहीं सुनते, वो कैसे होते हैं, इंगेज अदर दूसरी इंफॉर्मेशन में इंगेज होते हैं. ठीक है, और जो मार्जिनल लिसनर्स है, अभी देखते हैं, अभी रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट. ओके, look into the relevance of the information for the understanding its implication. ये आपका एक्टिव लिसनर का कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड वाला. ठीक है, एंड पेज हीड टू द कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन ओकेजनली. माइंड द वर्ड ओकेजनली, कभी कभी. ठीक है, दैट इज मार्जिनल. और एक्टिव इसका इवेलुएटिव का हो जाएगा सेकंड. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ. ओके. Now, question number 24. In the context of the classroom teaching, smiles and frowns used as a non. Okay, smiles and frowns आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये एग्जांपल्स हैं. ठीक है, स्माइल्स एंड फ्रॉन्स. स्माइल्स आपको पता है स्माइल. ठीक है, एंड फ्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रॉन्स आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ डिसप्लेजर, डिसप्लेजर होते हैं. ठीक है, मतलब आपको, और डिसअप्रूवल यू कैन से. So these are used as a non-verbal cues tend to perform which of the following. ये कौन सा function perform करते हैं? Of course they perform the function of the substitution. So substitute function. C is your answer. Third is your answer. So these smiles and frowns used as the non-verbal cues tend to perform the substitute function of the um, non-verbal communication. Okay, fine, clear. ठीक है. Now question number 25. Two cyclists start from the same place in the opposite direction. दो साइक्लिस्ट है, सेम प्लेस से उन्होंने स्टार्ट किया है, बट कैसा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में गिवन होता है तो हम यहाँ पे स्पीड्स को क्या करते हैं, एड अप करते हैं, ऐड करते हैं दोनों की स्पीड को व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस.
तो एक जो साइकिलिस्ट है वो जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ 9 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से, और जो सेकंड है वो जा रहा है टुवर्ड्स द साउथ एट द 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पे टाइम बताना है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 47.5, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, स्पीड के लिए आप टोटल स्पीड निकाल लोगे दोनों की ऐड करके क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस आपको दे रखा है तो आपको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला यू नो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड। तो डिस्टेंस 47.5 को 9 10 प्लस 9 19 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 2.5 एंड दैट इज दिस, ये ठीक है 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे के बाद इतना टाइम बोलेंगे इतने किलोमीटर अपार्ट होने के लिए। दिस इज योर आंसर, फाइन। इसको हम कर लेते हैं, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए। तो यहाँ पे हम टोटल स्पीड निकालेंगे, टोटल स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 9 + 10 मतलब 19 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस आपको दे ही रखा है 47.5 किलोमीटर। आप एक चीज देख रहे हैं, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, मतलब यूनिट्स कन्वर्जन करने की हमें जरूरत नहीं है, यूनिट सेम है, ठीक है। तो कोई कन्वर्जन कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है, ओके, टाइम निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस है 47.5 एंड टोटल स्पीड हमने अभी ऐड कर ली है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो 19 आंसर आ जाएगा 2.5 एंड 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, ओके, दैट इज योर आंसर। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। And question number 26, which of the following principles a good communicator should follow? एक अच्छी communicator को कौन से principles को follow करना चाहिए? देखो, उसको organized रहना चाहिए, yes। उसको avoid करना चाहिए use of usuals, no, avoid नहीं करना चाहिए। avoid करेगा तो उसकी communication जो है ज़्यादा interactive, ज़्यादा useful, ज़्यादा मतलब appealing नहीं होगी, interesting नहीं होगी। तो ये B आंसर नहीं होगा। He should be authoritarian, no। अगर वो ऑथोरिटेरियन हो गया तो जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, असेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेटर। सो यस, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, मीडियम उसको अपना एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द ऑडियंस। जैसे ऑडियंस है हिंदी की है तो उसको हिंदी में बात करना चाहिए फॉर द गुड कम्युनिकेशन और टू बी इंटरेक्टिव विद द ऑडियंस। एंड अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में उसको बात करना चाहिए, अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज यूज करना चाहिए, अगर मिक्स है तो मिक्स लैंग्वेज यूज करना चाहिए। सो अ गुड कम्युनिकेटर मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम एंड अ गुड कम्युनिकेटर शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी टेलिंग से आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आप बात बोलना चाहते हो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। सो ई इज ऑल्सो द प्रिंसिपल। So according to the question, A, D and E is the answer. Okay. Now question 27. The okay, numerical है आपका, mathematical question है again। स्टेटमेंट को, ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होती है, आप देख के घबरा जाते हो, डर जाते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होती। बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है एनटी नेट पूछता है और इनका लेवल भी अप टू 10th क्लास ही होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक आप जितना भी एवरेजेस, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हो अप टू लेवल 10 पढ़ लो, अप टू क्लास 10 पढ़ लो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछता है, कोई घुमा फिरा के भी नहीं पूछता है, ठीक है। ओके, नाउ द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीजेस बाय, एक आइटम का, एक आइटम है यहाँ पे, दो आइटम, आइटम ए एंड आइटम बी। जो आइटम ए का प्राइस है वो हर साल बढ़ रहा है बाय द 50 पैसा और आइटम बी बढ़ रहा है बाय द 20 पैसा एवरी ईयर। अगर 2008 में प्राइस ऑफ द आइटम ए वाज, ए का प्राइस 3.20 है और बी का 5.30 था, तो कौन से साल में ए आइटम का प्राइस जो है वो 40 पैसा ज्यादा होगा देन बी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं अभी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं। देखो, ए आइटम की बात कर लेते हैं। ए आइटम का 2008 में कितना था, 3.20, ठीक है, और बढ़ कितना रहा है हर साल से, 50 पैसे, ठीक है। इसके साथ हम एक्स लगा देंगे, हमें नहीं पता जी। और बी का क्या है, बी का है 5.30 इन 2008, ठीक है, और बढ़ कितना रहा है हर साल, 25 पैसे से, ठीक है।
अब पूछ रहे हैं कि कौन से साल में ए का कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, मोर के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब ए माइनस बी करेंगे, डिफरेंस की बात हो रही है ना। तो चलो ठीक है, कितना 40, ए विल कॉस्ट 40 पैसा मोर देन बी, तो 0.40 का इनमें मतलब डिफरेंस होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे अब ए और बी को। देखो जो ए माइनस बी इक्वल्स टू 0.40 मैंने लिखा है, 40 जो मैंने लिखा है, आपको क्या करना है, इस a की जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाली वैल्यू 3.20 प्लस 0.50x, फिर माइनस, देन b की जगह आपको ये वाला ये टर्म रखनी है पूरी, 5.30 प्लस 25x, ठीक है। फिर आप इनको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0.40 रख के। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी कितना, ओ सॉरी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। अब जो ये 10 है ये आपका क्या है, डिफरेंस, मतलब 10 साल के बाद ए की कॉस्ट जो है 40 पैसा मोर देन बी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में 2008 गिवन था, तो 2008 में जब आप 10 ऐड कर देंगे यू विल गेट 2018, मतलब 2018 इज योर आंसर। 2018 में आइटम ए की कॉस्ट 40 पैसा मोर देन आइटम बी हो जाएगी। ओके, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना कॉपी में, ये इक्वेशंस को अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, एक्स की वैल्यू डेफिनेटली यू विल गेट द 10। अगर नहीं आती है तो लेट मी नो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, या वैसे तो बहुत ईजी, आप अगर इसी को दोबारा सुनेंगे अच्छे से पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन 28, कंसिडर द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कौन सा मीन्स ऑफ नॉलेज है, कौन सा प्रमाण है, आपने पढ़ा होगा इंडियन लॉजिक में, ठीक है। तो दिस गावा इज लाइक माई काउ, यहाँ पे वर्ड का यूज, लाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो लाइक हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कंपैरिजन। ओके, so this statement is an example of the comparison means of knowledge, that is praman। okay, नाउ क्वेश्चन 29, ओके, अगेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत सारे बच्चे घबराते, काफी बच्चे बोलते हैं कि इनमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन सिर्फ आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत इजी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका बेसिक मैथ्स थोड़ा ठीक होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े ठीक होने चाहिए। चलो, द एवरेज एज ऑफ द क्लास, देखो हम टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन नंबर करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज एज दे रखी है, एक क्लास में 59 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज एज कितनी है, 18 ईयर्स, 18 साल, मतलब एवरेज है सभी 59 स्टूडेंट्स का 18 ईयर्स। अब एज ऑफ टीचर को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, एज ऑफ टीचर का जब हम इंक्लूड करेंगे दैट मीन्स अब नंबर कितना हो गया है, नंबर हो गया 59 से 60, टोटल हो गया नंबर 60। और ठीक है, और जो एवरेज एज है, जो पहले 18 साल एवरेज एज थी 59 की, तो जब हम टीचर को ऐड कर देते हैं, जब वो 60 बन जाते हैं, तो उनकी जो एवरेज एज है वो इंक्रीज कर जाएगी बाय द 3 मंथ्स, 3 मंथ्स इंक्रीज कर जाएगी। 3 मंथ का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे 3 मंथ का मतलब है, एक साल में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 3/12 जब आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25, ठीक है। मतलब जो एवरेज टीचर के ऐड करने के बाद जो एवरेज एज पहले 18 साल थी, वो एवरेज एज आपकी इंक्रीज कर जाएगी 0.25 से, यानी कि 18 प्लस 0.25 दैट इज 18.25। अब आपको टीचर की एज बतानी है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो हम पहले इसमें टोटल एज निकाल लेंगे, पहले 59 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, क्लास में, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 18 साल थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज एज को नंबर से, तो टोटल एज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका 1062 आई थिंक सो, एंड आप कैलकुलेट करना। और अब टीचर के इंक्लूड करने के बाद अब दोबारा हमें टोटल निकालना, टीचर को जब इंक्लूड करेंगे तो 59 एक और ऐड कर दिया टीचर, कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 60, अब नंबर टोटल नंबर कितना हो गया 60, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एवरेज एज कितनी थी, ये 18 थी, ठीक है, लेकिन अब टीचर के ऐड करने से एवरेज एज में इंक्रीज हो रहा है 3 मंथ्स के साथ, 3 मंथ का मतलब है 0.25 जो हमने अभी ऊपर किया है,
तो 18 तो पहले थी, 18 में ऐड कर देंगे 0.25 मतलब 18.25। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे बीच में। तो यहाँ पे टोटल एज निकाल लो भाई। ये करोगे तो आप आई थिंक यू विल गेट 1095 समथिंग एंड ठीक है, ये निकल गई। अब टीचर की एज बतानी है तो कुछ नहीं करना है, बस इनको आपको माइनस कर देना है। 1095 से माइनस कर दो 1062। ठीक है, तो यू विल गेट 33। अब जो 33 है, दिस इज द एज ऑफ द टीचर। टीचर की एज कितनी है? 33। फाइन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोबारा सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अब एक आर्ग्यूमेंट आपको गिवन है, यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि वो कौन सी फैलेसी है, कौन सा इंडियन लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा फैलेसी है। तो साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। ओके, बिकॉज के बाद आप ध्यान से पढ़ो, बिकॉज इट इज इनविजिबल। इररेलेवेंट रीजन है इस स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैलेसी ऑफ इररेलेवेंट रीजन। क्लियर? Now question 36, which of the following is the largest sink of CO2? लार्जेस्ट सिंक बताना है आपको CO2 गैस के लिए। आपको पता है प्लांट्स ओशन से ये सब क्या आपके लार्जेस्ट सिंक्स ऑफ CO2 गैस है, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फाइन एंड यस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, दिस इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 गैस। ठीक है, प्लांट्स वगैरह और ये सब क्या करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस आपकी जो एटमॉस्फेयर में ये CO2 होती है उसको रिमूव करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 क्या है? आपको एक स्कीम बतानी है जो एनकरेज करती है सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रेलिवेंट एरियाज टू प्रोवाइड द वाइटल इनपुट्स इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ICSSR इम्प्रेस। दैट मीन इनकी फुल फॉर्म क्या है? देखो, ICSSR से मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस इन रिसर्च। ठीक है, दैट इज योर ICSSR। और इम्प्रेस की यहाँ पे फुल फॉर्म है IM, जो लिखा है हुआ है इसका मतलब है इम्पैक्टफुल। इम्पैक्टफुल, P stands for the policy, RE stands for the research, and SS stands for the in social science. So ICSSR Impress means Indian Council of Social Science Research in impactful policy research in social science. So this is the answer C. Now question 38. Identify the encompassing term that involves the use of electronic platform to conduct a company's business. तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को टू कंडक्ट अ कंपनी बिजनेस, कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपका क्या है? आपके वेबसाइट्स या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं टू कंडक्ट द कंपनी बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट 39 क्वेश्चन आपको बताना है डोमेन नेम बताना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऑफ कोर्स .edu हम यूज करते हैं फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, डोमेन नेम है। ठीक है, और .org आप सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। .com किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द कमर्शियल पर्पज। ठीक है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है .com। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 14 is question number 40 is this, yeah, which of the following device enables a computer to transmit the data over the telephone line? सबको पता है modem होता है इसका आंसर। ठीक है, modem stands for the MO stands for the modulator, DEM stands for the demodulator, and this modem is enables the computer to transmit the data over the telephone lines. Okay, now next, the scheme उन्नत भारत अभियान aims to, उन्नत भारत जो स्कीम है that aims to this. Okay, सबको पता है, ये भी very easy question. And swim, अब आपको बताना है ये क्या है। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ए तो इसका आंसर होगा नहीं। यस, इट इज द डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, और वो आपके बेसिक कार्डिनल 3 प्रिंसिपल्स फुलफिल करता है एजुकेशनल पॉलिसी के। वो क्या है आपका? असेस इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। सो इसकी आप डेफिनेशन जो फुल फॉर्म है वो आप अच्छे से याद करना है। और एंड यू मस्ट नो दैट दिस इज द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। बी इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज जो नहीं है, नॉट पे फोकस करना है, तो आंसर हो जाएगा रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज योर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है,
फिजिकल हार्डवेयर है, और जो फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव, ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। ओके, ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर से क्या होता है, टाइफाइड, क्योंकि जो गार्डिया, ये तो आपका पैरासाइटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है बाय दिस गार्डिया पैरासाइट, ठीक है। डेंगू आपको पता है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, एंड अमीबा ऑफ कोर्स अमीबा से है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड इज द डिजीज व्हिच इज ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर और द कंटामिनेटेड फूड। फाइन। नाउ क्वेश्चन 45, द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गुरुकुल सिस्टम का आपको पर्पस बताना है, ऑफ कोर्स इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। ओके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, आपको बताना कौन सा कमीशन जो है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन, जो सारे लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे जिसने ध्यान दिया है, अटेंशन दी है। ऑफ कोर्स आंसर है आपका कोठारी कमीशन, क्योंकि राधा कृष्ण जो कमीशन जो है ये किस पे फोकस करता है, आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, और मुदलियार कमीशन किस पे फोकस करते हैं, आपका ये फोकस करता है सेकेंडरी एजुकेशन पे, ठीक है, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पे। कोठारी कमीशन सारे एजुकेशन लेवल्स की बात करता है। एंड आचार्य रामामूर्ति कमेटी टॉक्स अबाउट द एनपी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1984। ओके, सो आंसर हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन जो है इट पेड अटेंशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MEICT एक्रोनिम, इसके फुल फॉर्म क्या है, ऑफ कोर्स नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 48, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपको यहाँ पे बताना है, ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा बी, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फॉस्फेट्स। नाउ क्वेश्चन 49, कौन जहाँ पे ये PM 2.5 है, तो 2.5 जो सफिक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रेफर कर रहा है, ऑफ कोर्स साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सर्टेन यूनिट। 2.5 आपका कुछ नहीं है, PM स्टैंड फॉर द पार्टिकुलेट मैटर, जो कि आपके सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 जो सफिक्स है ये क्या है, आपका साइज है उन पार्टिकुलेट मैटर्स का, ये इससे भी छोटा हो सकता है, ये इनहेलेबल पार्टिकल PM पार्टिकुलेट मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनका साइज डायमीटर है वो बहुत ही छोटा होता है, 2.5। सो 2.5 आपका क्या है, साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सर्टेन यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल नॉन व्हीकलर पॉल्यूटेंट, आपको बताना है जो व्हीकल से पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका किसमें होता है, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में, ठीक है, एरोसेल्स में होता है ये। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, PM जिसकी हमने अभी ऊपर बात की, ये सब आपके क्या है, व्हीकलर पॉल्यूटेंट्स है जो व्हीकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द नॉन व्हीकलर pollutant, A is the answer. So that's all for today, and thank you for watching till the end, and stay connected for the DI and the comprehension part 3. Plus like, share and subscribe to the YouTube channel, and you can also join me on the Telegram and subscribe to the Telegram channel for the for all the updates of the channel. So thank you very much. Meet you in the next part. Thank you.